पॉलिसी के बारे में आ जाते हैं, नेशनल इनकम जीडीपी वगैरह डिस्कस कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आ जाते हैं। ये यहाँ पे हमारा आरबीआई का रोल स्टार्ट हो जाता है। इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक टूल टू कंट्रोल और मैनेज मॉनेटरी सप्लाई। जो मनी का जो सप्लाई होता है उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक टूल है नेशनल लेवल का, जो कि आरबीआई और सरकार, एक तरीके से आरबीआई का डायरेक्ट रोल होता है इसमें, जो इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को कितना पैसा इकोनॉमी में जाना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मल कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक बैंकिंग रेगुलेटर। इन इंडिया इट इज कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, डिक्रीज और इंक्रीज क्रेडिट। तो ऑब्वियसली आप सोचोगे जब इकोनॉमी स्लो हो रही होगी, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या करेंगे आरबीआई, मनी की जो सप्लाई है मार्केट्स में बढ़ा देगा। मनी की सप्लाई जब बढ़ेगी, किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, वो चीप हो जाता है, मनी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मिलने में। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अगर आप लोन वगैरह लेना चाहोगे वो आपको कम में मिलेगी। कोविड के बाद हुआ था, बहुत ही सस्ते लोन्स मिलने लगे थे क्योंकि मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई थी, तो उसे फिर से ट्रैक पे लाने के लिए सब किया गया था। अब धीरे धीरे जैसे ट्रैक पे आ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो मनी की जो सप्लाई थोड़ी टाइट करे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत होता है। जैसे मनी बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ही चीप हो जाता है, तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए मनी को टाइट करना पड़ता है। तो यही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मेन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भाई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, और जो कंट्रीज हैं कई जगहों पे बहुत ज्यादा, जैसे यूरोप में भी रिसेंटली फ्यूल वगैरह के दाम बहुत ज्यादा हो गए तो बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया था। और मेन जो टारगेट होता है, मेन पर्पस होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के बाद दो तरीके के टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया था, क्वांटिटेटिव टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वांटिटेटिव टूल्स में भी दो तरीके के होते हैं, जो एक होते हैं पॉलिसी रेट्स और एक होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिन्हें हम बहुत ही विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी रेट्स तो रेपो रेट वगैरह, जैसे आपको पता है कि आरबीआई इनके हर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें तय करता है कि बढ़ाना है घटाना है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट होता है। ठीक है, तो पॉलिसी रेट में सबसे पहले रेपो रेट आता है। रेपो रेट हमारा बेंचमार्क पॉलिसी रेट है। अगर क्वेश्चन आता है कि बेंचमार्क पॉलिसी रेट क्या है, तो वो रेपो रेट है। सारे जो रेट्स, जो दूसरे जो पॉलिसी के जो रेट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो रेपो रेट से ही अलाइन होते हैं, रेपो रेट्स के साथ ही वो चलते हैं, उसी हिसाब से वो चलते हैं। तो इट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट आरबीआई बैंक्स को पैसा देगी, तो आरबीआई के ऊपर है वो, अगर सप्लाई को, मनी सप्लाई को टाइट करना चाहती है तो भाई महंगे ज्यादा रेट में देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में जैसे हम लोन लेते हैं, कई बार ज्यादा मिलता है, कई बार कम में मिलता है, और अगर सप्लाई को इजी करना होगा तो वो कम रेट में देगी। रेपो रेट कम फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ही तय करता है कि इसे बढ़ाना है घटाना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग का रेट होता है। फिर ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये अभी 22 में ही इंट्रोड्यूस करा था आरबीआई ने टू कर्ब इन्फ्लेशन। द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज अ कोलैटरल फ्री लिक्विडिटी अब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक से विदाउट इशूइंग एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को, आरबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं, वो ऐसे ही ले लेता है, उसकी मर्जी। जब उसे मनी सप्लाई को टाइटन करना होगा तब वो बैंक से ले लेगा एक नोटिफिकेशन इशू करके। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक रूल में आ चुका है, और अगर इजी करनी हो तो बैंक्स को कम रेट पे दे देगा। तो एसडीएफ जो होता है, रिप्लेस फिक्स रेट रिवर्स रेपो। फिक्स रेट रिवर्स रेपो अगर आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले तक जो लोग पहले भी तैयारी करते हैं, आपको जनरल नॉलेज है, तो एक रेपो रेट होता है और एक रिवर्स रेपो रेट होता है। अब रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है मनी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। रिवर्स, ये फिक्स रिवर्स रेपो रेट अभी भी है फोर्स में, लेकिन इसे एक तरीके से डॉर्मेंट रखा हुआ है। आरबीआई का ने बोला है एक नोटिफिकेशन के थ्रू, जब हमारा मन करेगा, जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होगी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन, तब हम इस चीज को यूज करेंगे, बट अभी के लिए हमने इसे डॉर्मेंट कर दिया है। इसका रेट 3.35% पे फिक्स है, जो कि पॉलिसी रेट से लाइन नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं करना, हमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की डेफिनेशन को करना है। तो एलएफ कॉरिडोर क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज की फुल फॉर्म है। एलएफ कॉरिडोर ये होता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट होता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो सीलिंग होता है। ठीक है, अपर बैंड, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है लोअर बैंड, और पॉलिसी जो रेपो रेट होता है वो होता है इसका मिड। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं आपको एक टेबल से दिखाता हूं, इस टेबल से, कि यहां पे आप देखोगे जो पॉलिसी रिवर्स रेपो रेट है प्रेजेंटली 6.25% है, लेटेस्ट डेटा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 6%, जो कि 0.25% कम है, जो कि क्या था, इसका फ्लोर था, लोअर लिमिट था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.5%, जो कि उसका सीलिंग था, और जो रेपो रेट आता है वो यहां पे बीच में आता है, तो आप देखो 0.25% का ही डिफरेंस है। ठीक है, और जो बैंक रेट होता है वो हमेशा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से अलाइन होता है, उसी के समान होता है। तो ये 6.5 देख रहे हो। फिक्स रिवर्स रेपो रेट जैसे मैंने आपको बताया 3.35% पे ये फिक्स है, इसका भी कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से आगे तक, ये हमारी फर्स्ट लेक्चर था। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।